सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज मेरठ पहुंचे हैं और यहां उन्होंने CCS यूनिवर्सिटी में जो है अपने तमाम तरह की योजनाओं को गिनाया है और बड़ी संख्या में उनकी अगुवाई करने के लिए प्रशासनिक अमला यहां मौजूद था, छात्र मौजूद थे जिन्हें टैबलेट और जो स्मार्टफोन दिए गए हैं। अभ्युदय योजना के लाभार्थियों को योजना का लाभ दिया गया है। इसके साथ ही घरौनी योजना थी, उसके भी लाभार्थियों को यहाँ पर लाभ दिया गया है। अब देखना होगा कि सरकार द्वारा चलाई जा रही इन योजनाओं का कितना लाभ और आगे लाभार्थियों को मिलेगा और किस तरह से जो है यहाँ पर जो रहने वाली जनता है उसको सरकारी योजनाओं का लाभ आगे भी मिलता रहेगा। ये मेरा सौभाग्य है कि आज मुझे भारत के इतिहास की आधारभूमि मेरठ में आप सबके साथ संवाद बनाने का अवसर प्राप्त हो रहा है। मेरठ इसकी अपनी पौराणिक और ऐतिहासिक पहचान है। यहां का ओघड़नाथ बाबा का मंदिर ये केवल एक धार्मिक स्थल नहीं था, ये केवल एक आस्था का केंद्र बिंदु नहीं है। भारत की आजादी की अमर को जगाने वाला, भारत की स्वाधीनता की लौ को आगे बढ़ाने वाला एक राष्ट्रीय एकीकरण का भी केंद्र बिंदु है। धन सिंह कोतवाल जी के नेतृत्व में देश की आजादी की क्रांति की लौ यहीं से प्रज्वलित हुई होती है। माता जी वाल्मीकि के नेतृत्व में गांव-गांव में इस चिंगारी को आगे बढ़ाने का काम होता है और इसीलिए इस क्रांति धारा को कोटि-कोटि नमन करते हुए मैं उन सभी लाभार्थियों को जो शासन की इन सभी योजनाओं का लाभ जिन्हें हमारे जनप्रतिनिधिगण अपने अपने क्षेत्र में लेकर के आते हैं और आज उससे आप लाभान्वित हो रहे हैं, मैं इसके लिए आप सबको हृदय से बधाई देता हूं। आप सबके प्रति अपनी शुभकामनाएं भी व्यक्त करता हूं। मित्रों, हम सब जानते हैं कि पिछले 8 वर्ष के अंदर भारत एक नए भारत बनने की ओर अग्रसर है। प्रधानमंत्री मोदी जी ने योजनाओं का केंद्र बिंदु व्यक्ति, परिवार, जाति, मत और मजहब को नहीं, क्षेत्र और भाषा को नहीं, बल्कि देश के गांव को, गरीब को, युवा को, महिलाओं को और समाज के प्रत्येक तबके को बिना भेदभाव के शासन की योजनाओं का लाभ मिल सके, इसके लिए जो संकल्प आज से 8 वर्ष पहले लिया था, आज उसके चमत्कारिक परिणाम देखने को प्राप्त होते हैं। कौन सा ऐसा फील्ड है जिसमें विगत 8 वर्ष के अंदर कार्य न हुआ हो? पीएम स्टार्टअप की योजना हो, प्रधानमंत्री स्टैंड अप की योजना हो, प्रधानमंत्री डिजिटल इंडिया की योजना हो, प्रधानमंत्री युवा स्वरोजगार की योजना हो, मेक इन इंडिया की योजना हो, महिलाओं के कल्याण के लिए बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का अभियान हो, या फिर लोक कल्याणकारी योजनाओं में प्रधानमंत्री स्वच्छ भारत मिशन, प्रधानमंत्री आवास योजना, ग्रामीण और शहरी योजना हो, या फिर महिलाओं के कल्याण के लिए प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना, मातृ
वंदना योजना, जननी सुरक्षा योजना श्रमिकों के लिए या फिर समाज के प्रत्येक तबके के लिए हो, या हमारे अन्नदाता किसानों के लिए प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि और प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना जैसी अभिनव योजनाएं आजाद भारत ने पहली बार शासन की योजनाओं को डीबीटी के माध्यम से अपने खाते तक पहुंचते हुए देखा है। यह चमत्कार जो आज हुआ है, यह तब जब डिजिटल इंडिया की क्रांति का लाभ बिना भेदभाव के समाज के प्रत्येक तबके को मिला, और उसी डिजिटल क्रांति की योजनाओं से लाभान्वित 2 लाभार्थी समूह को यहां पर आज आमंत्रित किया गया है। यह हम सबका सौभाग्य है कि यह वर्ष देश की आजादी का अमृत महोत्सव का वर्ष है। अभी 15 अगस्त 2022 को इस देश ने अपनी आजादी के 75 वर्ष पूरे किए हैं। हर व्यक्ति सौभाग्यशाली है कि हम सब अपनी आजादी के अमृत महोत्सव के कार्यक्रम को अपनी आंखों के सामने देखें। प्रधानमंत्री जी के विजनरी संबोधन को हम लोगों ने सुना है, और आगामी 25 वर्ष की उस कार्य योजना को जो अमृत काल के लिए जब देश अपनी आजादी का शताब्दी महोत्सव मना रहा होगा, उस समय जिन लोगों की उम्र 50 वर्ष की होगी वे 75 वर्ष क्रॉस कर चुके होंगे। जो लोग अभी युवा हैं, ये युवा उस समय अपने अधेड़ उम्र में जाकर के समाज जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में कुछ नया कर रहे होंगे, और उस समय की एक व्यापक कार्य योजना, आगामी 25 वर्ष की एक व्यापक कार्य योजना प्रधानमंत्री जी ने आप सबके सामने प्रस्तुत की है, पूरे देशवासियों के सामने प्रस्तुत की है। और उस कार्य योजना का जो महत्वपूर्ण आयाम हो सकता है, वह कैसे परिवर्तनकारी हो सकता है, हमने इस सदी की सबसे बड़ी महामारी के दौरान देखा है। इस सदी की सबसे बड़ी महामारी कोरोना, आपने देखा होगा बेहतरीन प्रबंधन के माध्यम से प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में भारत ने दुनिया के सामने अपनी प्रबंधन क्षमता का लोहा मनवाया है। आज WHO हो या दुनिया का कोई भी बड़ा से बड़ा शक्तिशाली देश, वह भारत के कोविड प्रबंधन की सराहना करता है। प्रधानमंत्री मोदी जी के कोविड प्रबंधन की सराहना करता है। कारण साफ है, आप देख सकते हैं भारत की आबादी 135 करोड़ की, 135 करोड़ लोगों में लोकतांत्रिक मूल्यों के साथ हर व्यक्ति जी रहा है। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, मौलिक अधिकारों की स्वतंत्रता है। हर व्यक्ति को अपने मौलिक अधिकारों के साथ जीने, बोलने, आचरण करने की पूरी स्वतंत्रता है भारत के अंदर। और उस सब के बावजूद कोविड प्रबंधन में आपने देखा होगा कि भारत के 135 करोड़ लोगों ने जिस राष्ट्रीय अनुशासन का परिचय इस दौरान दिया, उसका परिणाम बेहतर कोविड प्रबंधन के रूप में देश के सामने देखने को मिला है। बेहतरीन कोविड प्रबंधन इसी रूप में था। प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में प्रधानमंत्री जी ने कहा जनता कर्फ्यू रहेगा, पूरा देश जनता कर्फ्यू के साथ जुड़ा है। पार्टियां अलग अलग राज्यों में अलग अलग दलों की सरकारें हो सकती हैं, देश में अलग अलग रूप, रंग, वेशभूषा, खान पान, रहन सहन हो सकता है, जाति, मत, मजहब अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन जब भारत की बात आएगी, उत्तर से दक्षिण तक, पूरब से पश्चिम तक भारत एक स्वर में बोलेगा। और प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में पूरे भारत में एक स्वर में बोल करके उस दौरान साबित कर दिया था, जब 22 मार्च 2020 को प्रधानमंत्री जी के आह्वान पर जनता कर्फ्यू का आयोजन हुआ था। पूरे देश ने तय कर दिया था कि कोरोना को हम मात देंगे
और आपकी इसी जिजीविषा ने कोरोना जैसी महामारी को भारत के अंदर लगभग परास्त करने में सफलता प्राप्त कर दी है। ये सामूहिकता का, टीम वर्क का परिणाम है। यही तो टीम वर्क है। जिस टीम वर्क का कहीं अभाव अगर अमेरिका और यूरोप में देखने को मिला तो वे फेल होते हुए दिखाई दे, कोरोना के सामने पस्त होते हुए दिखाई दे। अमेरिका की कुल आबादी भारत की आबादी की 1/4, लेकिन कोविड से मौत भारत से दुगनी होती है अमेरिका में। और यही है बिना भेदभाव के 200 करोड़ वैक्सीन की डोज भारत के अंदर मिल जाना, फ्री में मिल जाना, फ्री में टेस्ट, फ्री में उपचार, 80 करोड़ लोगों को फ्री में राशन की व्यवस्था, यह पहली बार हुआ। और यह किसी भी सरकार की उस कार्य पद्धति को प्रदर्शित करता है कि वह तकनीक का ही उपयोग नहीं कर रही है, टेक्नोलॉजी के साथ साथ सरकार की संवेदनशीलता का भी प्रदर्शन करने की एक अग्नि परीक्षा थी कोरोना। और सरकार की कार्य योजनाओं ने उस अग्नि परीक्षा में खरा उतर करके भारत की जनता जनार्दन की सेवा के लिए पूरी ताकत झोंक करके जीवन और जीविका दोनों को बचाने का जो अभिनव प्रयास किया, उसके परिणाम हम सबके सामने हैं। हम सफल इसलिए थे क्योंकि हमारे पास राष्ट्रीय अनुशासन था। हम सफल इसलिए थे क्योंकि हम तकनीक को भी अपनाने के लिए तैयार थे, और आवश्यकता पड़ेगी तो तकनीक के माध्यम से, डीबीटी के माध्यम से हर व्यक्ति के खाते में पैसा जाता हुआ दिखाई दिया। और इसीलिए जो तकनीक का क्या उपयोग है, यह हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। भाइयों बहनों, हम सबको इस बारे में ध्यान रखना होगा कि आज जिन 2 महत्वपूर्ण क्षेत्रों को यहां पर आमंत्रित किया गया है, उसमें एक प्रधानमंत्री स्वामित्व योजना है। भारत ग्रामीण अर्थव्यवस्था पर आधारित देश है। आज भी हमारी लगभग 65 से लेकर 70% आबादी पूरे देश की गांवों में निवास करती है, लेकिन ग्रामीण क्षेत्र में अधिकतर जो आवास थे वे आवास गांव की आबादी की जमीन पे बने हुए थे। अगर किसी गरीब का मकान अगर पुराना होने के कारण, किसी आपदा के कारण गिर गया, तो वह दोबारा वहां पर अपना मकान बनाने के लिए उसको बड़ी कवायद करनी पड़ती थी। कभी कभी दमन उस पर कब्जा कर लेते थे, भूमाफिया कब्जा कर लेते थे, गलत लोग सत्ता में काबिज हैं तो वे लोग गरीब का जीना हराम कर देते थे। और इसीलिए योजना चलाई कि जहां पे जिसका आवास हो ग्रामीण क्षेत्र में, उसको उस जमीन का मालिकाना अधिकार भी मिले। और इस दृष्टि से टेक्नोलॉजी का उपयोग किया गया। पहली बार टेक्नोलॉजी का उपयोग किया गया। ड्रोन टेक्नोलॉजी उत्तर प्रदेश के अंदर हम लोगों ने सभी 75 जनपदों में ड्रोन से गांव-गांव का सर्वे करवाया। सर्वे कराने के बाद फिर नक्शे के अनुसार उस गांव में जाकर के चूना छिड़क करके उसकी पूरी मैपिंग करवाई। फिर ग्राम पंचायत की खुली बैठक हुई, और फिर उस प्रस्ताव के बाद फिर घरौनी तैयार होती है, और घरौनी तैयार होकर के फिर जिसका जहां पे मकान है उसको वहां का मालिकाना अधिकार देने का कार्रवाई भी शुरू हुई। अब तक हम 34 लाख से ग्रामीण आबादी को 34 लाख से अधिक परिवारों को यह मालिकाना अधिकार दे चुके हैं। और हमारा प्रयास है कि 15 अगस्त 2023 तक उत्तर प्रदेश की सभी परिवारों को इस सुविधा से हम आच्छादित कर देंगे, कोई भी उससे वंचित नहीं रह पाएगा। ग्रामीण क्षेत्र में आदि से अधिक विवादों का समाधान तकनीक के माध्यम से हम करने जा रहे हैं। लेकिन साथ साथ एक और काम, हमारा युवा स्मार्ट सिटी के तर्ज पर हमारा युवा भी स्मार्ट क्यों नहीं होगा। उत्तर प्रदेश के युवा में तो अपार संभावना है। उत्तर प्रदेश का सौभाग्य है। हम कहीं जाते हैं, लोग मुझसे पूछते हैं कि आपकी आबादी बहुत बड़ी है यूपी की। मैं कहता हूं तो परेशानी आपको क्यों हो रही है?
ये 25 करोड़ की आबादी पर हमें गर्व की अनुभूति होती है कि हमारे प्रदेश में 25 करोड़ की आबादी है, और ये 25 करोड़ की आबादी हमारे लिए एक उपलब्धि है, क्योंकि हम देश और दुनिया के अंदर कहीं जाते हैं तो हम ये बोल सकते हैं कि मेरे पास सबसे ज्यादा युवा है, मेरे प्रदेश में सबसे ज्यादा युवा है, सबसे अच्छे युवा हैं, सबसे ऊर्जावान युवा हैं और सबसे प्रतिभाशाली युवा मेरे पास यूपी के अंदर हैं। लेकिन उस युवा को भी समय के अनुरूप लेके चलना, और उसके लिए हम लोगों ने तय किया 2 प्रकार की स्कीम। एक तो कोरोना में आपने देखा होगा, कोटा में और तमाम अन्य जगहों पर हमारे युवा कोचिंग कर रहे थे, अचानक कोरोना आ गया, लॉकडाउन हो गया। ये सभी हमारे युवा वहां पर सब टीनेजर्स थे। अब परिवार के लोग परेशान, लॉकडाउन लगा था, राजस्थान की सरकार सहयोग करने को तैयार नहीं थी। तब मैंने उस समय निर्णय लिया था, इन सभी युवाओं को मैं अपनी यहां की बसेज भेज करके वापस लाऊंगा, सुरक्षित लेके आऊंगा। और एक साथ मैंने आगरा और झांसी से 500 बसेज भेजी, उन सब में सुरक्षा की पुख्ता व्यवस्था की, भोजन के पैकेट उपलब्ध करवाए और उन सभी अपने युवाओं को वहां से वापस लाने में और फिर उनको उनके जनपदों तक पहुंचाने की कार्रवाई की। फिर इसी दौरान आपने देखा होगा बड़ी संख्या में जो यूपी के प्रवासी कामगार और श्रमिक अन्य राज्यों में काम कर रहे थे, लॉकडाउन के कारण जब उद्योग बंद हुए उन राज्यों में, तो वे लोग वहां से प्लान कर रहे, फिर उन्हें सुरक्षित उनके घरों तक पहुंचाने का काम हुआ। तो हमने उस समय उनकी स्किल मैपिंग करवाई। स्किल मैपिंग के माध्यम से उनको रोजगार के साथ जोड़ने का काम किया गया। ये सभी कार्यक्रम हम कर रहे थे। मुझे उस समय एक और चीज देखने को मिली थी कि स्किल मैपिंग हो या ऑनलाइन एजुकेशन के कार्यक्रम को आगे बढ़ाने या टेली मेडिसिन की व्यवस्था को आगे बढ़ाने, इन सब के लिए तकनीक से इसमें सक्षम युवा आवश्यक है। लेकिन बहुत सारे युवा हमारे ऐसे थे जो स्मार्टफोन या टैबलेट नहीं खरीद सकते थे। तब हमने तय किया कि कितने ऐसे युवा होंगे, पता लगा 2 करोड़। तो हमने कहा 2 करोड़ युवाओं को टैबलेट और स्मार्टफोन देने का कार्य राज्य सरकार करेगी। जो युवा कोचिंग करने के लिए बाहर जाते थे उनके लिए अभ्युदय कोचिंग की व्यवस्था हमने प्रारंभ करवाई। अभ्युदय कोचिंग, जिसमें हमारे युवा अधिकारीगण जो आईएएस में आईएएस बन चुका है, आईपीएस बन चुका है, पीसीएस का अधिकारी जनपद में तैनात है, पीपीएस का अधिकारी जनपद में तैनात है, चिकित्सा अधिकारी के रूप में किसी जनपद में तैनात है, इंजीनियर में अपनी डिग्री लेने के बाद सफलतापूर्वक शासन की किसी योजना के साथ सफलतापूर्वक शासकीय सेवा में आने के बाद इंजीनियर में अपनी इंजीनियरिंग सेवा में अपनी सेवा दे रहा है, या किसी भी सेवा में ऐसे लोगों की टीम बना करके हम लोगों ने कहा कि आप लोग दोनों फिजिकली भी और वर्चुअली भी दोनों प्रकार की कोचिंग चलेगी और उसको हम निःशुल्क करेंगे प्रदेश के युवाओं के लिए। और आज मुझे बताते हुए प्रसन्नता है, अभ्युदय कोचिंग प्रदेश के अंदर सभी 75 जनपदों में या तो प्रारंभ हो चुकी है या होने जा रही है। कमिश्नरी मुख्यालय पे हम लोग कोविड के दौरान ही प्रारंभ कर चुके थे, लेकिन बाकी शेष जनपदों में हम लोगों ने प्रारंभ की। और आज अभ्युदय योजना से जुड़े हुए जो लाभार्थी हैं, जो कोचिंग की ट्रेनिंग ले रहे हैं, कोई नीट की, कोई आईआईटी जेईई की, कोई पीसीएस की, कोई पीपीएस की, कोई यूपीएससी की तैयारी कर रहा है, कोई एनडीए की तैयारी कर रहा है, ऐसे युवाओं में से 300 को आज यहां पे टैबलेट उपलब्ध करवाने की कार्रवाई संपन्न होने जा रही है। लेकिन साथ साथ हमारे विश्वविद्यालयों, महाविद्यालयों, तकनीकी संस्थानों, नर्सिंग, मेडिकल या फिर फार्मेसी से जुड़े हुए संस्थानों में भी जो बच्चे अध्ययन कर रहे हैं, उन युवाओं को भी टैबलेट और स्मार्टफोन देने के लिए
732 ऐसे युवाओं को भी आज यहां पर टैबलेट और स्मार्टफोन उपलब्ध करवाने की कार्रवाई संपन्न की जा रही है, जो अभी यहां पर कुछ को सांकेतिक रूप से मैंने इस मंच पे अपने जनप्रतिनिधियों के साथ उपलब्ध करवाया है। शेष उनको उनके स्थान पर मिलेगा, प्रशासन ने उसकी व्यवस्था की होगी। इसके लिए हम लोगों ने इंफोसिस और तमाम अन्य प्रतिष्ठित संस्थाओं के साथ एमओयू किया है कि वे एक प्रोग्राम और कार्यक्रम के साथ इन सभी युवाओं को जोड़ेंगे, जिससे ये लोग अपने उज्जवल भविष्य के साथ अपनी तकनीकी सक्षमता का लाभ समाज को दे सकें, अपनी वर्तमान और भावी पीढ़ी को दे सकें। और उस कार्यक्रम को लेकर के हम तेजी के साथ आगे बढ़ रहे हैं। आज हम सब एक नए भारत की ओर अग्रसर हैं। हम सबकी जिम्मेदारी बनती है, जो प्रधानमंत्री जी ने पंच प्रण का एक संकल्प पूरे देशवासियों को दिलवाया है आजादी के अमृत महोत्सव वर्ष के अवसर पर, वो हम सब के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। और मुझे लगता है सबसे पहला दायित्व हम सबका बनता है कि अगर हमें अपने देश को दुनिया की एक बड़ी ताकत बनानी है, उसकी पहली शर्त होगी कि हम अपने अपने कार्य क्षेत्र में अपने अपने कर्तव्यों का ईमानदारी पूर्वक निर्वहन करें। कार्य कोई छोटा नहीं, कोई बड़ा नहीं। जो जिस क्षेत्र में काम कर रहा है पूरी ईमानदारी के साथ, पूरी प्रतिबद्धता के साथ अगर वह कार्य करने लग जाएगा, कोई कारण नहीं कि उसमें सफलता न प्राप्त हो। आज मैं यहां आया था, मेरठ मंडल की समीक्षा बैठक में माननीय जनप्रतिनिधियों के साथ कर रहा था। हम लोगों ने कमिश्नरी स्तर की समीक्षा बैठक लेने के बाद मैंने जिले से कहा कि भाई आपने कोई ऐसा नवाचार किया हो जो जनता के कल्याण के लिए हो, विकास के लिए हो, निवेश के लिए हो, कुछ तो आप बताइए। और आप आश्चर्य करेंगे, हर एक जनपद ने कुछ न कुछ नया बनाया, कुछ न कुछ नया दिया। अक्सर होता क्या है, हम लोग दूसरों की कार्य पद्धति पर प्रश्न खड़ा करते हैं और प्रश्न खड़ा करते करते हम स्वयं भी नकारात्मक हो जाते हैं और हमारी जो सकारात्मक ऊर्जा होती है वो एक नकारात्मक दिशा में बहने लगती है। अगर हम अपनी ऊर्जा को केंद्रित करते हुए एक सकारात्मक भाव के साथ कार्य करना प्रारंभ करेंगे तो याद रखना, हमारे भारतीय मनीषा ने कहा कि अयोग्यो पुरुषो नास्ति योजकः तत्र दुर्लभ। अयोग्य कोई पुरुष नहीं होता, कोई व्यक्ति अयोग्य नहीं होता है। एक योग्य योजक की आवश्यकता है। योजक मिले, ये वही भारत था 14 के पहले अविश्वास से भरा हुआ था। आंदोलन हो रहे थे, लोगों में सरकार से विश्वास हट गया था। 2017 के पहले उत्तर प्रदेश के अंदर जगह जगह दंगे होते थे, अव्यवस्था थी, अराजकता थी, गुंडागिर्दी थी, बेटियां स्कूल नहीं जा पाती थी। आज वही भारत है, दुनिया को नेतृत्व देने की सामर्थ्य रख रहा है। दुनिया के अंदर कहीं संकट आता है, भारत की तरफ दुनिया आशा भरी निगाहों से देखता है। यह वही उत्तर प्रदेश है जिसके बारे में लोगों की धारणा बन गई थी, उत्तर प्रदेश कुछ नहीं कर सकता, यहां विकास की सोच नहीं। आज उत्तर प्रदेश निवेश के सबसे अच्छे गंतव्य के रूप में, अगर देश के अंदर 3 राज्यों में निवेश करना होगा तो उसमें से उत्तर प्रदेश एक होगा। दुनिया का कोई निवेशक आना चाहेगा तो उसके लिए उत्तर प्रदेश एक गंतव्य होगा, क्योंकि उस प्रकार का माहौल है। आज उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था देश के अंदर नजीर मानी जा रही है। हमने अन्याय नहीं किया, लेकिन केवल कहा कि भाई अपराध और अपराधियों के लिए 0 टॉलरेंस के तहत आप कार्रवाई करेंगे, किसी को छूट नहीं देंगे, अराजकता फैलाने की छूट किसी को नहीं, न्याय सबको, लेकिन कानून के साथ खिलवाड़ करने की छूट किसी को नहीं। और बिना किसी भेदभाव के जब सरकार अपनी कार्रवाई को आगे बढ़ाई, आज परिणाम सबके सामने। उत्तर प्रदेश के बारे में लोगों की धारणा बदली। उत्तर प्रदेश जिसके बारे में कहा जाता है बीमारू राज्य है, आज देश की दूसरी अर्थव्यवस्था बनने की ओर अग्रसर है। और मैं कहता हूं, जिस दिशा में आज
हमारा युवा, हमारा अन्नदाता किसान, हमारी माताएं बहनें, हमारा उद्यमी जा रहा है। कोई देर नहीं लगेगी उत्तर प्रदेश को नंबर 1 की अर्थव्यवस्था बनने में, कोई देर नहीं लगने वाली है। अगर 5 वर्ष में उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था को दुगना करने में हमें सफलता प्राप्त हुई और उत्तर प्रदेश की आय को दुगना करने में सफलता प्राप्त हुई, कोरोना जैसी महामारी के बावजूद कोई कारण नहीं कि अगले 5 वर्ष में हम उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था को 4 गुना न कर दें और प्रधानमंत्री मोदी जी के अनुसार उनके संकल्पों के साथ जुड़ते हुए $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी उत्तर प्रदेश न बन जाए, इसमें कोई संदेह नहीं होना चाहिए। लेकिन इसके लिए हर व्यक्ति को प्रयास करना होगा, एक सकारात्मक भाव के साथ आगे बढ़ना पड़ेगा। किसानों के मसीहा चौधरी चरण सिंह जी के नाम में विश्वविद्यालय है। यहां पर हमारा एग्रीकल्चर विश्वविद्यालय भी है, इसी मेरठ में। यहां की खेल प्रतिभाओं को देखते हुए हम लोगों ने मेजर ध्यानचंद जी के नाम पर, हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद जी के नाम पर एक खेल विश्वविद्यालय भी, राज्य का पहला खेल विश्वविद्यालय भी लखनऊ में ही स्थापित होने जा रहा है, मेरठ में ही स्थापित होने जा रहा है। और अंतर्राष्ट्रीय सुविधाओं से युक्त उस विश्वविद्यालय को हम लोग अभी से उसकी कार्य योजना को इस रूप में लेके जा रहे हैं। और इसीलिए यहां पर 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट की जो अभिनव योजना यूपी की है, जिसे आज पूरे देश के अंदर स्वीकारा जा रहा है, उस योजना के अंतर्गत मेरठ में हम लोगों ने स्पोर्ट्स आइटम को ही उसके लिए रखा है। आज यहां पर हमारे जनप्रतिनिधियों ने एक प्रस्ताव भी बहुत अच्छा रखा कि यहां पे हेल्थ के इंफ्रास्ट्रक्चर में बढ़ोतरी हुई, लेकिन क्या हमने जो खिलाड़ी इसमें चोटिल होते हैं उनके लिए भी क्या कोई सेंटर हम बनाएंगे? ये वास्तव में कि जिस दिशा में प्रयास आज की आवश्यकता है और उस दिशा में एक सार्थक कदम जब उठाए जाते हैं, सामूहिक रूप से उठाए जाते हैं, उसके परिणाम भी सामने आते हैं। और ये हम सबका सौभाग्य है, खासतौर पर हमारी युवा पीढ़ी के लिए जो विश्वविद्यालय, महाविद्यालय और कॉलेजेस में इस समय अध्ययन कर रहे हैं कि जब दुनिया कोरोना से पस्त थी तब भारत का कोविड प्रबंधन प्रधानमंत्री मोदी जी के अंदर बेहतरीन दिशा में आगे बढ़ते हुए भारत की यानी किसी भी राष्ट्र की समग्र विकास की आधारशिला कैसे होनी चाहिए ये वहां की शिक्षा तय करती है। और भारत अपनी राष्ट्रीय शिक्षा नीति के दौरान भी इस दौरान पूरे अपने युवाओं के लिए एक नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति लेकर के भी आया है। ये राष्ट्रीय शिक्षा नीति भारत को एक बार फिर से विश्व गुरु के रूप में स्थापित करने का एक अभिनव प्रयास है। और इसमें हमारे विश्वविद्यालयों को, महाविद्यालयों को, स्कूल, कॉलेजेस को, सबको उसके साथ जुड़ना होगा। हर एक क्षेत्र को उसमें जुड़ना होगा। तकनीकी शिक्षा हो, चिकित्सा शिक्षा हो, वोकेशनल व्यावसायिक शिक्षा हो, इन सभी को इसके साथ जुड़ना होगा। अभी से इसकी तैयारी, और मुझे प्रसन्नता है कि मेरठ कमिश्नरी के अंदर इस पर अभी से कार्य प्रारंभ हुए। आज जो मैं प्रेजेंटेशन देख रहा था अलग अलग जनपदों की, वह उसका एक बहुत अच्छा प्रदर्शन करती है। मुझे विश्वास है कि मेरठ और कमिश्नरी आज विकास के जिस नित नए नवीन प्रतिमान को स्थापित करता हुआ दिखाई दे रहा है, हर व्यक्ति उस सकारात्मक ऊर्जा के साथ उस दिशा में आगे बढ़े। इस दिशा में हम सबकी जिम्मेदारी है। बेहतरीन कनेक्टिविटी उसका माध्यम बनना चाहिए। सरकार सुविधाएं दे सकती है, लेकिन इन सुविधाओं को और उससे प्राप्त होने वाले पोटेंशियल को वास्तविक धरातल पर उतार करके लोक कल्याण और लोक कल्याण के माध्यम से राष्ट्र कल्याण का मार्ग कैसे प्रशस्त करना है, यह हम सबकी सामूहिक जिम्मेदारी का हिस्सा बनता है। लखनऊ आपके दिल्ली मेरठ एक्सप्रेस हाईवे
मेरठ प्रयागराज गंगा एक्सप्रेसवे या अन्य तमाम जो कनेक्टिविटी यहां के लिए तैयार, आरआरटी की हो या नेशनल हाईवेज की हो, स्टेट हाईवे की हो, यह उस बेहतरीन कनेक्टिविटी के साथ हम सबको जोड़ता है और हमें इस बात का एहसास कराता है कि कनेक्टिविटी केवल कनेक्टिविटी नहीं है, ये केवल आवागमन के माध्यम को ही सहज और सरल नहीं बनाता है, बल्कि इसके लिए अलग अलग निवेश के क्लस्टर भी विकसित किए जाने की आवश्यकता है। कहीं मेडिकल का एक हब बने, कहीं एजुकेशन का हब बने, कहीं पर अच्छे मेगा सेंटर इस रूप में स्थापित हो कि वहां पर हम लोग कोई ऐसा पार्क स्थापित कर सकें जो अलग अलग फील्ड से जुड़े हुए हों। इस पर अगर हमारी कार्य योजना आगे बढ़ती हुई दिखाई देगी तो उसके बेहतरीन परिणाम आते हुए दिखाई देंगे। आज के इस अवसर पर मैं आपका आह्वान करूंगा कि आजादी के अमृत महोत्सव के इस कार्यक्रम के साथ जब हम 2023 तक 15 अगस्त 2023 तक इस कार्यक्रम के साथ जुड़ेंगे, मैं यहां के उन सभी क्रांतिकारियों को, जिन क्रांतिकारियों के कारण आज देश आजादी के इस उत्साहपूर्ण उमंगपूर्ण माहौल में हम सबको जीने की एक अवसर देता है, उन सबको नमन करते हुए उन्हें विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। मेरठ की इस क्रांति धरा को कोटि कोटि नमन करता हूं। बाबा ओगटनाथ के इस पावन धरा को नमन करता हूं। भारत के इतिहास की आधारभूमि को अगर हम लोग मेरठ को विस्मृत कर देंगे तो फिर भारत का इतिहास भी डगमगाता हुआ दिखाई देगा, क्योंकि हस्तिनापुर तो फिर गायब होगा। हस्तिनापुर वह केंद्र बिंदु बनता है जो भारत की इतिहास की एक नई कड़ी को जोड़ता है और मुझे लगता है कि इन सब पर कार्य किए जाने की आवश्यकता है। मैं अपने महाविद्यालय और विश्वविद्यालयों से कहूंगा कि आजादी के अमृत महोत्सव वर्ष पर हमारे महाविद्यालयों के फाइनल ईयर के छात्रों को हम टैबलेट स्मार्टफोन दे रहे हैं। तकनीक से सक्षम नहीं करेंगे, लेकिन ये प्रोजेक्ट वर्क भी दिया जाना चाहिए अलग अलग फील्ड का, जैसे हस्तिनापुर पर ही कार्य हो रहा है, ये ऐसा ही अपना कार्य करें। क्या हमारे 100 छात्र यहां पर महाभारत कालीन उन सभी स्थलों के बारे में अच्छे डॉक्यूमेंट तैयार करने का कार्य कर सकते हैं? आखिर कहीं तो छुपे होंगे ताम्रपत्र, कहीं तो पड़े होंगे उस समय की पांडुलिपियां, कहीं तो पड़े होंगे उस समय के अवशेष, उसको संरक्षित करने, इतिहास के वर्तमान परिप्रेक्ष्य में उसे जोड़ने और नए शोध को आगे बढ़ाने की, इस परंपरा को आगे बढ़ाने की आवश्यकता है। याद रखना, शिक्षा जब तक शोध और डेवलपमेंट के साथ नहीं जुड़ेगी तब तक हम उसको समग्र विकास के साथ नहीं जोड़ पाएंगे। रिसर्च एंड डेवलपमेंट उसका आधार बनना चाहिए और हर विश्वविद्यालय उसकी आधारशिला बननी चाहिए, हर महाविद्यालय में उसकी आधारशिला बनाई जाने की आवश्यकता है। विश्वविद्यालय स्तर पर ही हमें, महाविद्यालय स्तर पर, विश्वविद्यालय स्तर पर, तकनीकी संस्थाओं के स्तर पर, मेडिकल कॉलेजेस के स्तर पर हम उन सभी छात्र छात्राओं को उसी समय अपने पब्लिकेशन की तैयारी के लिए रिसर्च पेपर लिखने की तैयारी करवाएं, उसका अभ्यास करवाएं, इसके बारे में उनको पता है कैसे आप अपना रिसर्च पेपर बना सकते हैं, कैसे आप इसको पब्लिकेशन के लिए दे सकते हैं, पेटेंट की प्रक्रिया क्या होनी चाहिए, इसका एक केंद्र होना चाहिए, कैरियर काउंसलिंग के लिए क्या कुछ इन नौजवानों को करना है, केंद्र और राज्य सरकार की विभिन्न योजनाओं की जानकारी का केंद्र बिंदु हमारे महाविद्यालय, विश्वविद्यालयों, शिक्षण संस्थाओं को बनना पड़ेगा। छात्र छात्राओं को इसके बारे में बताना पड़ेगा कि ये शासन की योजनाएं हैं, इन योजनाओं के माध्यम से आपको ये प्रयास करना पड़ेगा, आप इस योजना से इस रूप में लाभान्वित हो सकते हैं। ढेर सारी योजनाएं हैं, आज के दिन पर किसी चीज की कमी नहीं, केवल एक प्रयास की आवश्यकता, एक बेहतर प्रयास की आवश्यकता है। हमें यह भी प्रयास करना चाहिए, आजादी की लड़ाई में हम महान क्रांतिकारी नायक धन सिंह कोतवाल जी की बात करते हैं, उन्होंने नेतृत्व दिया। श्री माता दीन वाल्मीकि जी ने नेतृत्व दिया। अनेक ऐसे क्रांतिकारी थे जिन लोगों ने इस दौरान नेतृत्व दिया, उनके साथ भी सैनिक थे,
उनके साथ गांव-गांव से जुटे हुए किसान थे, श्रमिक थे। वे कौन थे? कौन ढूंढेगा उनके नाम को? जिन गांवों के थे, अगर उन गांवों में हम उनको ढूंढ करके उनके डॉक्यूमेंट तैयार करके और फिर उन गांवों में ही उनके स्मारक बनाने की कार्रवाई को आगे बढ़ा सकेंगे, कितनी बेहतरीन स्थिति हो सकती है। हम मेरठ में स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी दे रहे हैं, क्या इतने वर्ष से काम चलेगा? नहीं। इसके लिए यहां के गांव-गांव में स्पोर्ट्स एकेडमी बनानी पड़ेगी, निजी क्षेत्रों को इसके लिए प्रोत्साहित करना पड़ेगा। यहां पर उस प्रकार का माहौल है। प्रदेश सरकार ने हर ग्राम पंचायत में खेल का मैदान और ओपन जिम की कार्रवाई बनाने की कार्रवाई प्रारंभ की। हमें ग्राम पंचायत को जोड़ना पड़ेगा, नगर निकाय को जोड़ना पड़ेगा, गांव से जुड़े हुए उन लोगों को जो गांव छोड़ करके अपने रोजी रोजगार के लिए दूसरी जगह गए हैं, उनको गांव के साथ जोड़ना पड़ेगा और फिर उन्हें निवेश के लिए प्रोत्साहित करना पड़ेगा, जिससे हमारा युवा उस दिशा में, सार्थक दिशा में आगे बढ़ सके। आपने देखा होगा इसी मेरठ में हम लोगों ने पैरालंपिक में पदक प्राप्त करने वाले सभी खिलाड़ियों को सम्मानित किया था। आज खेल दुनिया के अंदर जब भारत का खिलाड़ी भारत के लिए पदक जीतता है तो भारत की 135 करोड़ जनता की दुआ उसके साथ जुड़ती हुई दिखाई देती है। और ये पोटेंशियल आपके पास है, इस दिशा में हमें प्रयास करना पड़ेगा। जब ये गांव-गांव में खेल अकादमी बनेगी, गांव-गांव में खेल के मैदान और गांव-गांव में जिम बनेंगे, हमारा युवा वहां पर अपनी नियमित प्रैक्टिस करता हुआ दिखाई देगा। तब ये नशे के सौदागर उसके जीवन के साथ खिलवाड़ नहीं कर पाएंगे। नशे के खिलाफ जो अभियान चल रहा है, इस अभियान में समाज के प्रत्येक तबके को अपनी भागीदारी बनानी पड़ेगी, क्योंकि ये युवाओं के साथ साथ देश को बचाने का अभियान है। जहरीली शराब हो, किसी भी प्रकार के ड्रग के माध्यम से युवा पीढ़ी को बर्बाद करने की उस साजिश को हमें सख्ती के साथ उसके खिलाफ एक अभियान को आगे बढ़ाना पड़ेगा। और इसलिए मैं चाहूंगा कि हमारा युवा उस अभियान का हिस्सा बने, जिसमें किसी भी प्रकार के नशे के खिलाफ हम सबको सामूहिक रूप से मिलकर के लड़ना होगा। प्रशासन अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन करेगा। और मैं भी बोल रहा हूं कि नशे के अवैध कारोबार में जो भी लगा होगा, हम लोग अभी उसको चिन्हित कर रहे हैं, उसकी पूरी प्रॉपर्टी को जब्त करने की कार्रवाई और उसके खिलाफ संगीन राष्ट्रीय अपराध में उसे अपराधी की तरह सजा दिलाने की कार्रवाई भी सरकार करेगी, अगर कोई युवा पीढ़ी के जीवन के साथ खिलवाड़ करेगा तो। मैं आज के इस अवसर पर एक बार फिर से आप सभी यहां पर लाभार्थियों को, जिन्हें घरौनी का आज लाभ प्राप्त हो रहा है, प्रधानमंत्री मोदी जी के कारण आज आपको अपने जहां पर पुश्तैनी मकान था, न जाने कितनी पीढ़ियां चली गई, आज आपको उस मकान का मालिकाना अधिकार मिल गया। मालिकाना अधिकार का मतलब अब आप चाहेंगे तो उस जमीन के माध्यम से बैंक में मॉर्गेज करते हुए आप उसके माध्यम से बैंक से लोन ले सकते हैं और अपने नया कारोबार को भी आगे बढ़ा सकते हैं। यह सुविधा आपको अब वहां मिल जाएगी। ऐसे ही युवाओं के लिए, जिन्हें अभ्युदय योजना के अंतर्गत कोचिंग करना है, स्मार्टफोन के माध्यम से ऑनलाइन कोचिंग की सुविधा इस स्मार्ट टैबलेट के माध्यम से उन्हें प्राप्त हो जाएगी। फिजिकली भी और वर्चुअली भी दोनों प्रकार से जुड़ने का अवसर प्राप्त होगा। हमारे विभिन्न संस्थाओं के छात्र छात्राओं को, जिन्हें आज स्मार्टफोन और टैबलेट उपलब्ध हुआ है, इन सबको भी मैं बधाई देता हूं कि ये अब बेहतरीन तरीके से ऑनलाइन एजुकेशन के साथ जुड़ करके अपनी तैयारियों को आगे बढ़ाने का कार्य करेंगे। या अभ्युदय कोचिंग के साथ भी जुड़ सकते हैं। और जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति आई है, वो राष्ट्रीय शिक्षा नीति आपको तमाम प्रकार से इस सुविधा के साथ जोड़ने का एक नया अवसर भी देगी। यह हम सबकी सामूहिक जिम्मेदारी है। मुझे पूरा विश्वास है कि प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में हम सभी लोग मिलकर के एक नए भारत के निर्माण के लिए मिलकर के प्रयास करेंगे। और इस दिशा में नए भारत के, नए उत्तर प्रदेश के लिए आप सबका आह्वान करते हुए आप सबका मैं हृदय से अभिनंदन करता हूं। आप सबको हृदय से बधाई देते अपनी वाणी को विराम देता हूं। धन्यवाद। जय हिंद। कैमरामैन किशन सूदन के साथ प्रेम शंकर, जनवाणी न्यूज, मेरठ।